नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जिला स्तरीय आवास मेले का बिलासपुर में हुआ आयोजन, हितग्राहियों को सौंपी गई चाबी। तिफरा में शनि मंदिर के सामने मिली युवक की लाश, हत्या की जताई जा रही है आशंका। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का 46 साल की उम्र में हुआ निधन, देश की तमाम हस्तियों ने जताया शोक। और 2 दिनों तक मनाई जा रही है महाअष्टमी, शनिवार को नवमी के बाद मनाया जाएगा दशहरा। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए देखते हैं तमाम खबरों को। जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन गुरुवार को मिशन स्कूल रोड स्थित स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी, तखतपुर, बिल्हा और तखतपुर विधायक मौजूद रहे। आवास मेले में हितग्राहियों के मॉडल आवास का प्रदर्शन, नवीन आवास स्वीकृति आदेश, भूमि पूजन, पूर्ण आवास का गृह प्रवेश, प्रतीकात्मक चाबी वितरण, आवास निर्माण की तकनीकी जानकारी, आवास निर्माण के लिए सामग्री की जानकारी दी गई। जिले में ऐसे कई परिवार हैं जो स्वयं के पक्के आवास का सपना देख रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की भलाई के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना संचालित की जा रही है। इधर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद पंचायत बिल्हा में 12,817 आवास, जनपद पंचायत कोटा में 13,841, जनपद पंचायत मस्तूरी में 14,636 और जनपद पंचायत तखतपुर में 9,345 आवास। इस तरह जिले में कुल 50,639 आवासों को स्वीकृत कर पूर्ण कराने का लक्ष्य दिया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सभी हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का जीवन में अपना घर होने का सपना होता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। आज जिन भी हितग्राहियों को उनका मकान मिला है, उनके लिए ये गौरव का क्षण है। तो वहीं आने वाले समय में इसी तरह का मकान निर्माण कर अन्य हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाएगा। आज बिलासपुर जिला में 33,121 हितग्राही के खाता में पहला किस्त जा चुके। 33,121 अत्यंत बड़े संख्या। और रुपया कत्का भेजे हैं 132 करोड़ रुपया। ताली नहीं बजाते, आगू बैठे तो नमन नहीं बजाते ताली। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलासपुर जिले में संचालित अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही थम गई है। अब कार्रवाई तो दूर, जांच की फाइल के पन्ने भी कहीं दबकर रह गए हैं। जिले के कई अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के इलाज के बावजूद मरीजों से रुपए की जमकर वसूली की जा रही है। इसकी लगातार मिल रही शिकायत के बाद विभाग ने कुछ महीनों पहले ही कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिले के आरबी हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्री मंगला हॉस्पिटल को नोटिस थमाया है। वहीं ओमकार हॉस्पिटल पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मरीज और उनके परिजनों द्वारा इसे लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। तो जो आयुष्मान के नोडल रहते हैं वो भी जाते हैं, तो जब वहाँ पर कोई फॉल्ट पाया जाता है, या तो शिकायत के आधार पर या वहाँ जाँच के आधार पर, तो रिपोर्टिंग स्टेट को भेजा जाता है। वहाँ से फिर आके उसको पूरा वेरीफाई करके फिर उसको पेनल्टी लगाया जाता है। ये फर्दर और भी बढ़ेगी इस तरह के लगातार। ये तो ऐसा चीज़ है कि आयुष्मान चूँकि जन उपयोगी और जनता के लिए बना हुआ अपना गवर्नमेंट का सुविधा है, तो इसमें लोगों को ही अपनी सुविधा मिल सके और कहीं पर गलत ना हो, इसको देखने का हम लोग की जिम्मेवारी रहता है। ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन दिनों शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। अवैध प्लॉटिंग के अलावा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। गुरुवार को नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने उसलापुर ओवरब्रिज के पास अवैध तरीके से बनाए जा रहे निर्माण को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं नोटिस देने के बाद भी उस पर जवाब नहीं मिलने के बाद ये कार्रवाई
निगम के द्वारा की गई। इसके बाद नगर निगम ने चेतावनी दी है कि इस तरह से जो भी अवैध निर्माण कर रहा होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लगातार नगर निगम के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद इस पर कुछ हद तक कमी भी आई है। फिर भी अंदर ही अंदर अभी भी अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण का खेल चल रहा है, जिस पर निगम के अधिकारियों की भी साठगांठ कहीं न कहीं नजर आती है। ऐसे में देखना है कि क्या सही रूप में अवैध निर्माण को रोक पाने में नगर निगम कामयाब होता है या फिर इसी तरह से शहर में अवैध निर्माण होता ही रहेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार की शाम को सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले लगभग 2-3 महीने में हुए निर्माण एवं सुधार कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने बचे हुए कार्यों की गति में तेजी लाकर उन्हें तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न वार्डों का दौरा कर इलाज कराने आए मरीजों को मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्थिरोग विभाग के पास 2 भवनों के बीच सीवरेज की सफाई सहित रिपेयरिंग के निर्देश नगर निगम को दिए। कैजुअलिटी ओपीडी के पास सीवरेज के चैम्बर की नियमित सफाई करने को भी कहा। लिफ्ट का कार्य जल्द पूरा करने एवं लिफ्ट के नीचे पानी भराव को जल्द ठीक करने के निर्देश भी पीडब्ल्यूडी को दिए। एमआरडी के पास सहायता केंद्र का भी रिनोवेशन कराने को कहा। ग्राउंड फ्लोर पर 2 नए लिफ्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रथम तल पर छत से सीपेज ठीक करने को कहा। वहीं विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात भी की। अस्पताल में मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली और बर्न वार्ड एवं लेबर वार्ड में मरीजों से मुलाकात कर मिल रहे खाने की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। मरीजों ने भोजन की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं मरीजों ने भोजन बांटने में पहले भोजन की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, गार्डन, ट्रॉयज आपातकालीन सेवा कक्ष, किचन शेड, बर्न वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। फीमेल सर्जिकल वार्ड में नियमित साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जी हां, आपको बता दें कि शनि मंदिर के सामने मिली लाश की पहचान अज्जू साहू के रूप में हुई है। मृतक के शरीर, चेहरे और गले में चोट के निशान हैं। आसपास के लोग हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। इस घटना से परिजन भी सदमे में हैं। मिली जानकारी के अनुसार अज्जू साहू सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी लाश देर रात शनि मंदिर के सामने संदिग्ध हालत में मिली। मृतक के गले पर नुकीली चीज से किए गए हमले के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी हत्या का शक गहरा हो गया है। ये लड़का अज्जू साहू है, शिव मंदिर के पास यादव नगर में रहता है। हम इसको और इसके परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब्जी का व्यवसाय किया करता था। अभी सुबह हमें क्या अचानक सूचना मिली कि इसकी मृत्यु हो गई है। नाला किनारे लाश पड़ी हुई मिली है। परिजनों की आशंका है कि हत्या का आशंका परिजन लगा रहे हैं और देखने से पुलिस अभी आई हुई है। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। उसमें कोई गंभीर चोट हालांकि नहीं बता रहे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट से वो स्पष्ट होगा कि ये हत्या है कि सामान्य मृत्यु है। लेकिन अगर यदि है तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, शासन प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करेंगे, जिस प्रकार से हत्याएं और अपराध बढ़ रही हैं उसमें निश्चित रूप से एक गंभीर कदम उठाएं और शांति व्यवस्था को बनाएं। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में ये यदुनंदन नगर तिफरा इलाके में सुबह सूचना मिली कि एक तबेले में डेड बॉडी मिली है, जिस पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसा कि आप देख पाएंगे फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है। बॉडी पर जो है मृतक के कहीं जाहिरा कहीं ऐसा चोट नहीं है जिससे मृत्यु हो, ऐसा बड़ा चोट कहीं नहीं है। और इसमें पुलिस जो है मर्ग कायम करके जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट से ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि मृत्यु किस वजह से हुई है। ये नशे का आदी था ऐसा बता रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आसपास के लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इसके द्वारा नशा किया जाता था और उसके जेब से भी एक शराब की बोतल बरामद हुई है। और
किनके साथ ये रहता था, इनके एसोसिएट्स कौन थे, उसके बारे में भी पतासाजी की जा रही है और रात में घटना जो भी हुई होगी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए। इधर मंगलवार की शाम तखतपुर क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए हैं। इन घायलों में से कुछ को इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार तखतपुर सामुदायिक केंद्र में मात्र 40 मिनट के भीतर 11 घायलों को लाया गया। इनमें से 2 की मौत अस्पताल पहुंचने से ही पहले हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खमरिया के पास एक कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। वहीं बाइक सवार 80 वर्षीय रूपचंद शर्मा और उनके रिश्तेदार प्रशांत शर्मा को बिलासपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। रूपचंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रशांत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पूरा पंचायत के पास 2 बाइक की टक्कर में बिलगहना निवासी रितेश केवट की मौत हो गई। इस दूसरी घटना में कुरान कापा निवासी एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं ग्राम दैजा और निगारबंद के पास भी सड़क हादसों में कई लोग घायल हो गए। नवरात्रि के दौरान सड़क पर भीड़ बढ़ने से दुर्घटनाएं भी अधिक हो रही है। थाना प्रभारी दिवेश राठौर ने बताया कि मंगलवार को मात्र 40 मिनट में आए इतने घायलों से सड़क पर व्यस्तता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कल 2 बाइक सवारों के बीच ग्रामपुरा में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें रितेश केवट ग्राम बेलघन निवासी की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार एक स्विफ्ट कार और बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है ग्राम जोरापारा में, जहां पर बाइक सवार है दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दोनों ही एक्सीडेंट के मामलों में मर्ग कायम कर पीएम कराया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। माँ का यात्रा रहता है यहाँ शहर में और इसी को मद्देनज़र आज जो बिलासपुर शहर से भी स्टाफ मंगाया गया है। भीड़ और सुरक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर पॉइंट ड्यूटी लगाई जाएगी। जो यात्रा निकलेगा उसमें अलग से बल लगाया जाएगा। जो बड़ी गाड़ियां हैं मोढ़े और बरेला में, उसके लिए डाइवर्सन पॉइंट लगाया जाएगा। ट्रैफिक के जवान वहां रहेंगे और लोगों को पहले ही संदेश व्हाट्सएप के थ्रू और इनकी समितियों को भी दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की भीड़ भाड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए वॉलंटियर भी लगा के रखें और शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सके। दूसरे की जमीन को अपना बता और कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से बेचने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दरअसल बिलासपुर के चिल्हाटी स्थित 2 जमीन 1670 वर्ग फीट और 1500 वर्ग फीट दूसरे के नाम की जमीनों को धोखाधड़ी कर अपनी जमीन बताते हुए बेचने के मामले में सरकंडा पुलिस ने तीसरे फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सरकंडा पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपी गजेंद्र जांगड़े और रवि मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में तीसरा फरार आरोपी फेकू राम को भी पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम डभरा जिला शक्ति से गिरफ्तार कर लिया है। धोखा करके कमाए गए पैसे से आरोपी फेकू ने दूसरे स्थान पर जमीन खरीद रखी है। सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने कहा कि आरोपी द्वारा खरीदी गई भूमि पर भी कार्यवाही की जाएगी। उनको ग्राम सुखदा थाना डबरा जिला शक्ति से हम लोगों ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा है। ये भी उसमें एक सह आरोपी थे और जो धोखाधड़ी का पैसा था उससे इन्होंने एक जगह प्लॉट लिया हुआ है। उस प्लॉट के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगी करने के मामले में फरार आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 वर्ष पूर्व से धोखाधड़ी के मामले में फरार एक आरोपी हेमंत दुबे को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित बसंत पांडे, जो कि सरकंडा थाना क्षेत्र के राजस्व कॉलोनी का निवासी है, उसकी मुलाकात कपिल दुबे और उसके परिवार के साथ हुई थी। कपिल के माता पिता हेमंत दुबे और मनीषा दुबे तीनों ने मिलकर बसंत पांडे को ऑनलाइन ट्रेड से अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर अपने झांसे में ले लिया और 1,68,72,000 की ठगी कर दी। न तो मुनाफा मिला और न ही पैसे वापस किए गए। तंग आकर बसंत ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज होने की जानकारी होते ही तीनों आरोपी फरार हो गए। 1 साल से आरोपी फरार चल रहे थे। इसी बीच कपिल की मां मनीषा ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। बाकी अन्य 2 आरोपी फरार चल रहे थे। सरकंडा पुलिस को जानकारी हुई कि तीसरा आरोपी हेमंत दुबे बिलासपुर आया है, जिसके बाद सरकंडा पुलिस ने घेराबंदी कर उसे कतियापारा से गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा रिटर्न्स मार्केट में जैसे पीपीएफ एफडी में 6-7%, 8% के रिटर्न्स हैं और ये लोग बोलते थे कि हम आपको इनसे ज़्यादा रिटर्न देंगे और उसका
जो लुभावने रिटर्न्स देने का बहाना करके रियल एस्टेट में आपका पैसा लगाएंगे, शेयर में पैसा लगाएंगे, ऐसा बोल करके एक बहाना दे करके, झांसा दे करके इन लोगों से पैसा ले लेते थे। कुछ के पैसे ऑनलाइन लिए गए हैं, कुछ के पैसे चेक के माध्यम से लिए गए हैं, कुछ के पैसे कैश के माध्यम से लिए गए हैं। लगभग कितने लोगों के लिए? इसमें जो है करीब 4-5 जो लोग हैं वो पीड़ित लोग हैं, जिनसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का वो किया गया है, ठगी किया गया है। थाना सरकंडा अंतर्गत एक अपराध क्रमांक 1272/2023 धारा 420-34 आईपीसी कायम किया गया था पिछली साल, जिसमें हम लोग आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रयास कर रहे थे। इसमें 3 आरोपी हैं, कपिल दुबे, हेमंत दुबे और मनीषा दुबे। ये लोग एक तरह से एक रैकेट चला करके लोगों से रियल एस्टेट और शेयर में पैसा लगाने के नाम पर से पैसा ले रहे थे, और जब इनसे पैसा मांग रहे थे लोग वापस, तो ये लोग आनाकानी कर रहे थे और फरार हो गए थे यहाँ से बिलासपुर से। उसके अंतर्गत अपराध कायम किया गया और इनकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसमें जो एक आरोपियां हैं मनीषा दुबे, उनका अग्रिम जमानत हो चुका है हाईकोर्ट से, और कल हमको सूचना मिला कि जो ये हेमंत दुबे हैं वो बिलासपुर में एक जगह पे अभी आए हुए हैं करके, तो वहाँ उनको हमने टीआई तोप सिंह नवरंग और एएसआई दिनेश तिवारी की टीम बना करके वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत इनको हेमंत दुबे को वहाँ पर से गिरफ्तार करके हमने लाया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार की देर रात उन्होंने मुंबई के कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने न केवल अपने व्यावसायिक कौशल से बल्कि अपनी समाज सेवी कार्यों से भी महत्वपूर्ण पहचान बनाई थी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर सिडनी के ड्यूक यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1962 में टाटा समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और धीरे धीरे समूह की जिम्मेदारियों को संभाल लिया। 1951 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सफल कंपनियों की स्थापना की, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के लिए सस्ती कार उपलब्ध कराना था। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अधिग्रहण किए, जैसे ब्रिटिश स्टील कंपनी और जैगुआर लैंड रोवर। जी हाँ, रतन टाटा का मानना था कि व्यवसाय का एक उद्देश्य समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं भी शुरू की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनगिनत प्रयास किए। रतन टाटा की नेतृत्व शैली में सादगी और सहानुभूति के गुण मौजूद थे। वे अपने कर्मचारियों के प्रति हमेशा सहायक रहे, उन्हें प्रेरित भी किया। उनकी सोच ने एक समावेशी और सहकारी कार्य संस्कृति को बढ़ावा भी दिया। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 6556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से
30 नवंबर के बीच किया जाएगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम एवं आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की गई है। 2 महीने की अवधि के दौरान ये स्पेशल ट्रेनें 6556 फेरे लगाएंगी और बड़ी तादाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अक्टूबर में कुल 4 अतिरिक्त अस्थायी कोच से इन सभी कोचों से लगभग 576 से भी अधिक रेल यात्रियों को कंफर्म बर्थ सीट की सुविधा का लाभ मिलेगा। जी हां, इसी तरह से दुर्गा पूजा, छठ पूजा के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सुविधा भी प्रदान की गई है। लोहे के धारदार हथियार चापड़ लेकर घूमने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोनी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पाया कि गतौरी का रहने वाला सूरज साहू अपने पास धारदार चापड़ लेकर घूम रहा है। साथ ही लोगों को डराने धमकाने की शिकायत भी मिली। इससे पहले कि आरोपी सूरज किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाता, पहले ही कोनी पुलिस ने सूरज को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया। कोनी अंतर्गत ग्राम गतौरी में सरप्राइज चेकिंग के दौरान एक आरोपी हमको मिला, सूरज साहू, पिता स्वर्गीय रामलखन साहू। ये गतौरी का ही रहने वाला है। इसकी जब हमने जामा तलाशी ली तो इसके पास से एक चापड़ मिला लोहे का। तत्काल हमने इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। फिर से वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसे महानिशा की रात भी कही जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धालु कन्या पूजन कराते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व भी होता है। हालांकि इस बार तिथि के हेरफेर के कारण कई स्थानों पर महाअष्टमी का पर्व गुरुवार को मनाया गया, तो वहीं कई स्थानों पर शुक्रवार को महाअष्टमी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार महाअष्टमी का पर्व गुरुवार को है, जबकि बंगाली कैलेंडर के अनुसार महाअष्टमी शुक्रवार को पड़ रही है, जो कि नवमी तिथि शनिवार सुबह 10 बजे तक का है। ऐसे में कई स्थानों पर महाअष्टमी गुरुवार को भी मनाई गई। इस दौरान इस मौके पर कन्याओं को भोजन भी कराया गया। नवरात्र के इन 9 दिनों में पूरी तरह से भक्त माता की भक्ति में लीन है, तो वहीं सभी प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और भक्त यहां पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस वक्त आज महाअष्टमी का पर्व है और इस वक्त हम मौजूद हैं नयापाड़ा रेलवे परिक्षेत्र में मौजूद त्रिपुर सुंदरी मंदिर में। क्या महिमा है त्रिपुर सुंदरी मंदिर का और क्या इनकी खासियत है मंदिर की, ये जानने की हम प्रयास करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहला सवाल आपसे, त्रिपुर सुंदरी कितने साल हो गए मंदिर को यहाँ स्थापित हुए और क्या मान्यता है? ये माता त्रिपुर सुंदरी 125 वर्षों से यहाँ पास विराजमान हैं और हम चौथी पीढ़ी के रूप में माँ की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। माँ यहाँ पास मनोती वाली देवी के रूप में प्रचलित हैं। जो भी भक्त यहाँ पास मनोकामना रखता है, माँ को नारियल बहुत ज़्यादा प्रिय है और मनोकामना नारियल की रखता है तो माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। और दूसरी माँ की विशेषता ये है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं वो माँ के दरबार पे माथा टेकते हैं, माँ से मनोती मांगते हैं, माँ उनकी भी मनोकामना पूर्ण करती है। जब 1992 में माँ के दरबार में 2 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए थे, उसके बाद जितने भी दंपतियों लोगों ने मनोकामना मानते गए, सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करते गई। आज माँ के दरबार में टोटल 1150 ज्योति कलश प्रज्वलित हैं।
तो इसलिए माँ मनोती वाली देवी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है यहाँ पर। पंडित जी, आज की बात करें, आज महाअष्टमी का पर्व है, कन्या पूजन यहाँ हुआ है, कैसे ये पूरा आयोजन सफल किया जाता है, यहाँ पर महाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है? मरीमा मंदिर समिति इसका आयोजन करती है और माँ भगवती के दरबार पर 108 कन्याओं को विशेष रूप से भोज अर्पित करके उनका आशीर्वाद हम सभी प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते होंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो आसानी से यहाँ पहुँच सके, उनके लिए कुछ मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था की है यहाँ पर? आमंत्रण कार्ड दिया गया है, उसमें रोड मैप की व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी भक्त जो नया भक्त है वो उस रोड मैप के हिसाब से मंदिर आसानी से पहुंच सकता है। और मंदिर बहुत प्रचलित है, किसी से भी पूछेंगे त्रिपुर सुंदरी मरीमाई माता मंदिर, तो आसानी से व्यक्ति पहुंच सकता है। निश्चित तौर पर जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है रेलवे परिक्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है, बरसों पुराना यह मंदिर है और लोगों की जो आस्था है वो भी इस मंदिर पर बनी हुई है। इसलिए किसी से भी अगर पूछा जाता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ है तो आसानी से वो यहाँ पहुँच सकते हैं। रेलवे क्षेत्र का यह प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी मान्यता भी है और मौजूदा समय में नवरात्र का समय चल रहा है तो यहाँ भक्त भी लगातार आ रहे हैं और माता के पास पहुँचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। शक्तिपीठों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। नवरात्र में इस बार तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, जिसके चलते श्रद्धालु पदयात्रा के लिए बुधवार की रात ही महामाया मंदिर रतनपुर के लिए निकल पड़े। इस दौरान सड़क और मंदिरों में भीड़ ही भीड़ नजर आई। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के बीच व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। रतनपुर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी और भैरव बाबा सहित नगर के कई मंदिरों में रात भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ना तो इसका अनुमान प्रशासन को था और ना ही मंदिर प्रबंधन को, क्योंकि महामाया मंदिर ट्रस्ट ने विज्ञप्ति जारी कर सप्तमी को गुरुवार को मनाए जाने की बात कही थी, लेकिन श्रद्धालुओं ने नवरात्र की सप्तमी से ही पहले बुधवार को सप्तमी मान लिया और रात भर श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने देर रात व्यवस्था बनाकर कंट्रोल किया। नवरात्र की सप्तमी को लेकर गुरुवार को महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सप्तमी की रात भर बिलासपुर समेत आसपास के इलाकों से पदयात्रा मां महामाया के दरबार पहुंचते हैं। ऐसे में दर्शनार्थियों के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 50 बस की व्यवस्था की थी, जिसमें उन्हें निःशुल्क वापस घर पहुंचाया जाएगा। साथ ही पदयात्रियों के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा रास्ते में स्टॉल लगाकर उन्हें पानी, फल, दूध, चाय समेत अन्य चीजें भी बांटी गई। तिथि में छठ है और वैसे तो सुबह से ही श्रद्धालु का जो लंबी लाइन है वो लगी रही। 5 बजे जैसे ही पट खुला है और यहाँ लाइन लग चुका था, मंदिर खुलने के पहले है। और छठ तिथि के होते हुए भी लोगों को भ्रमित था कि आज सप्तमी करके अचानक एकाएक भीड़ ऐसे बढ़ गया कि जैसे मानो कि आज ही सप्तमी है और सप्तमी जैसे ही लगने लगा। भीड़ इतनी थी कि व्यवस्था पुलिस बल और ट्रस्ट यही सोच रहे थे कि आज तो षष्ठी है, सप्तमी की ही व्यवस्था करेंगे, लेकिन बहुत कम पुलिस बल होते हुए भी सारी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चला और दर्शनार्थियों का जो भीड़ था वो ऐसे लग रहा कि मानो अंबार टूट चुका है, कहीं से अचानक पहुंच चुके हैं। देवी की ऐसी शक्ति है कि आप ये सारी व्यवस्था स्वयं करा ले हम लोग से। अरे जितने भी हमारे ट्रस्टीगण हैं, सहयोगी हैं, सभी ने ये व्यवस्था में लगे हुए थे। पुलिस बल भी था, लेकिन जैसी सप्तमी की व्यवस्था करते हैं उस हिसाब से व्यवस्था नहीं होने के बाद भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चला। आज क्या रहेगा? आज सप्तमी तिथि है और आज का भीड़ तो अभी से पता चल रहा है कि सप्तमी को काफी भीड़ लगती है और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। और आज भी व्यवस्था, आज की पूरी व्यवस्था हम लोग पहले से ही कर चुके हैं कि जो भी पदयात्री आएंगे उनकी वापसी के लिए बस की व्यवस्था किया गया है। माता के आगमन के बाद से लगातार शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भक्ति की बयार बह रही है। भक्त विभिन्न तरीकों से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने उनकी आराधना कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना शिंदे की बिलासपुर इकाई ने मस्तूरी विधानसभा इकाई के साथ मिलकर मल्हार रेस्ट हाउस में मां डिंडेश्वरी मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली और माता को अर्पण किया।
इस दौरान चुनरी यात्रा जिस मार्ग से गुजर रही थी, वहां भक्ति का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। लोग चुनरी यात्रा में शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। यात्रा के दौरान क्षेत्र में भक्ति का जबरदस्त माहौल देखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड के पास स्थित गीतांजलि नगर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की गई, जहां आने वाले भक्तों को मां के दर्शन के साथ साथ सभी को भोलेनाथ के दर्शन भी हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि गीतांजलि नगर वासियों ने बताया कि विगत 3 वर्षों से यहां माता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। हर वर्ष मां के अलग अलग रूप को बैठाया जाता है। साथ ही साथ नवरात्र में महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना के साथ साथ कीर्तन भजन का गायन भी किया जाता है। समिति भंडारा का भी आयोजन करती है। भक्तों की भीड़ सुबह से शाम तक इस अद्भुत प्रतिमा को देखने के लिए यहाँ उमड़ पड़ती है। अभी नवरात्रि का पर्व हमारे यहाँ गीतांजलि नगर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। विगत 3 वर्षों से हम लोग ये आयोजन करवा रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और रोज़ की महिलाओं का भी कीर्तन भजन होते रहता है अपने यहाँ। और इस साल हम लोगों ने दर्शकों के उत्साह को देखते हुए खास 12 ज्योतिर्लिंगों का आयोजन किया है। हमारे यहाँ समस्त भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का आयोजन किया गया है और बच्चों के लिए खास बाहर में डोरेमोन बनवाया गया है। वो बच्चों लोग का बहुत खास आकर्षण का केंद्र है। जब 3 वर्षों से इस आयोजन को किया जा रहा है। नवरात्रि हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे कश्यप कॉलोनी में इस पर्व को थोड़ा और उल्लास से मनाया जाता है। इसके लिए हम लोग जो है आसपास के लोगों से मदद लेके चंदा इकट्ठा करके और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आगमन हो सके उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। और हर जो लास्ट के दिन पे अष्टमी या नवमी में भंडारा का आयोजन होता है, जिसके में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे भजन कीर्तन महिलाओं का और बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का आयोजन किया जाता है। ये हमारे यहाँ विगत 3 वर्षों से हो रहा है और आगे हम चाहें तो सब है। विगत 3 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसमें सभी हमारे नगरवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका सबका सहयोग, चाहे आर्थिक हो चाहे सहयोग वैसा हो, पूरा सहयोग मिलता है। हमारी महिला शक्ति हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, सबका पूरा सहयोग रहता है। शाम के तो मतलब इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, बाहर तक पूरा व्यवस्था करना पड़ता है। और एक दिन के आड़ में हम भंडारा का आयोजन भी करते हैं। और इस साल एक अच्छा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है 12 ज्योतिर्लिंगों का। धमतरी में गंगरेल के पहाड़ों के बीच में विराजित मां अंगार मोती का यह भव्य दरबार बीते 600 सालों के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। बताया जाता है 1972 में गंगरेल बांध बनाने के कारण आसपास के पूरे गांव डूब गए थे। उस वक्त माता ने गांव के बीहड़ में प्रकट होकर यहां की भूमि को अलौकिक कर दिया। इसके बाद भक्तों ने नदी के किनारे माता का दरबार बना दिया। डुबान में रही चंवर के नाम से 53 गांव डूबे हैं। कितने यहाँ तो 40-45 साल हो गए। पहले ये चंवर में रही, शुरुआत बता चंवर में रही, चंवर में माना 52-53 गांव किसका दीपावली बार इसका मड़ई हो। और वहाँ से जब हुई ना तो 76-76 में जो हो गई नहीं शिलान्यास हुई, तो 76 में यहाँ ले आने। यहाँ लाए के बाद अब यहाँ स्थापना हो गई कि यहाँ आए के बाद अब तो चैत नवरात्र और कुंवार नवरात्र में यहाँ जोत जलता है। दीपावली के बाद जब से सुपार हुई नहीं, बहुत बड़े मड़ई होता है, बहुत दूर दराज से सब आते हैं लोग बाग। या इसका संतान पर्याप्त बहुत है, कोर्ट कचहरी है, लड़ाई झगड़ा है, सबके नाम यहाँ माता जी कुंवारी है, इंगार ऋषि का लड़की है। तो इस साल तो कुछ कम 5000 जोत जला थी। माँ विंध्यवासिनी और मनकेसरी की बहन माने जाने वाली माँ अंगार मोती की कृपा सदियों से अपने भक्तों पर बरसते आ रही है। आज भी गंगरेल स्थित अंगार मोती मंदिर में हर वर्ष दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को मेला लगता है। मान्यता है कि इस दिन निसंतान महिला अगर यहाँ पुजारी के पैरों से रौंदी जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। हर साल इस मेले में सैकड़ों निसंतान महिलाएं संतान सुख की कामना लेकर आती हैं। इस अनोखे मेले को देखने हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार निसंतान महिलाओं को माँ अंगार मोती का आशीर्वाद मिल जाए तो उसके आंगन में भी किलकारियाँ ज़रूर गूंजती है, लेकिन इस आशीर्वाद के लिए उसे उस प्रथा का पालन भी करना होता है।
इस परंपरा से हजारों महिलाओं की सूनी गोद मां ने भर दी है। पिछली बार करीब 300 महिलाएं आशीर्वाद मांगने लेटी हुई थी और इस बार संख्या करीब 500 होने की संभावना जताई जा रही है। माता का यहाँ मनोकामना मंदिर है, ये अंगारमती माता। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ एक्चुअली, और आने का कभी मेरा ऐसा ये हुआ नहीं था, लेकिन कोइंसिडेंट यहाँ पे अच्छा माता का दर्शन हो गया। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, काफ़ी नेचुरल वो है, यहाँ का वातावरण है, तो फैंटास्टिक है सब कुछ। हमारे अंचल और धमतरी के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही चर्चित माता अंगारमती का ये मंदिर है, जो कि हमारे बचपन से और मेरे अभी बड़े होने तक की ये काफ़ी चर्चित मंदिर है। और आज नवरात्र के उपलक्ष्य में माता के आशीर्वाद लेने के लिए मैं अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ। बहरहाल 9 रूपों में पूजे जाने वाली मां का यह रूप उत्तर दिशा में दरबार लगाकर सदियों से इलाके की रक्षा करते आ रही है, जहां हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लोग माता की भक्ति के रंग में सराबोर हो रहे हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर राउंड टेबल संगठन सामाजिक सहभागिता के माध्यम से जरूरत के क्षेत्र में कार्य कराकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराती है। ग्रामीण अंचलों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए यह संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। इनके द्वारा स्कूल सहित अन्य जरूरतमंद कार्यों को कराकर व्यवस्था बनाई जाती है। इसी कड़ी में जनहित का काम करने वाली संस्था बिलासपुर राउंड टेबल 283 के पदाधिकारी शासकीय विद्यालय सेवा में क्लासरूम निर्माण करने के लिए राशि एकत्र करने जा रहे हैं। इसके लिए लोकल तड़का नाम से आनंद मेला का आयोजन किया जाना है। जी हां, जिसमें एकत्रित होने वाली राशि को स्कूल के क्लासरूम के निर्माण में लगाया जाएगा। इससे पहले भी संस्था के द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल के विकास के लिए काम किया गया था। एक बार फिर से कार्यक्रम कर क्लासरूम का निर्माण करने की योजना संस्था ने बनाई है। इस संबंध में प्रेस क्लब में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बिलासपुर टेबल के पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद जीर्ण शीर्ण शासकीय स्कूलों के नवीनीकरण का है। संस्था उन स्कूलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है जहां निर्माण कार्य की जरूरत है। विद्यार्थियों को एक बेहतर कक्ष के साथ अच्छी शिक्षा मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ संस्था कार्य कर रही है। राउंड टेबल इंडिया में 1957 से काम कर रहा है। पिछले 25 सालों में हमने डिसाइड किया कि हमारा एक सिंगल बड़ा एम होना चाहिए। वो एम है हमारा फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसके तहत हम लोग फंड रेजिंग करके और CSR फंड को यूज़ करते हुए स्कूल आइडेंटिफाई करके वहाँ पे क्लासरूम्स बनाते हैं। पिछले 25 सालों में हमने 3782 क्लास प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी उन प्रोजेक्ट्स में हमने 9272 क्लासरूम्स बनाए हैं, जिनकी कीमत है 485 करोड़ रुपए पिछले 25 सालों में। लगभग 1 करोड़ बच्चों को इनसे इम्पैक्ट मिला है। एक एस्टिमेटेड है पिछले एक साल में अभी जो हमारी ये गतिविधि काफ़ी बढ़ी है, जो पिछले एक सालों में 607 क्लासरूम हमने बनाए हैं। स्क्वायर फीट में बिलासपुर में क्या करने वाला है ये बताइए। अब बिलासपुर में हमें हमारे नेशनल हेड बोर्ड ने हमने एक क्लासरूम एक प्रोजेक्ट ग्राम सेवक को आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस दिया कि यहाँ पे हम लोग क्लासरूम बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने हमें अपना ग्रांट लगभग 14 लाख सैंक्शन किया है। बैलेंस हमको लगभग 40 लाख का खर्च आने वाला है ग्राम सेवर में 6 क्लासरूम बनाने के लिए। तो बैलेंस अमाउंट हम लोग को खुद जनरेट करना पड़ता है। तो हम लोग हर साल कुछ कोशिश करते हैं कुछ नए तरीके से इसको फंड जनरेट करने के लिए। तो इस बार हम लोग लोकल तड़का 2 का आयोजन कर रहे हैं 13 अक्टूबर संडे को कुंदन पैलेस में। ये एक मेले की तरह रहेगा, जहाँ फूड के स्टॉल्स हैं, गेम्स के स्टॉल्स हैं, शॉपिंग के स्टॉल्स हैं। स्टेज में कुछ DJ और लाइव म्यूज़िक बैंड का परफॉर्मेंस चलता रहेगा।
उसके पहले जस्ट जैसे ये इवेंट शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा, उसके पहले हमने किड्स के लिए कुछ कंपटीशन रखे हैं, डांस, ड्राइंग एंड मास्टर शेफ का, ताकि बच्चे भी अपना वहाँ पे आएँ और अपना एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। और जो एक बड़े लेवल में लगभग 500 प्लस लोगों का हाउजी का वहाँ पे आयोजन किया गया है, तंबोला टिकट। और इसमें लोग आएंगे, कूपन्स परचेज़ करेंगे, कूपन्स के थ्रू गेम्स खेलेंगे, वो उस तरीके से हम लोगों की रेवेन्यू आएगी। स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फॉर्चून एलिमेंट ग्रुप है। इन दिनों बिलासपुर में कलेक्टर की नजर गलत काम करने वालों के खिलाफ तेज हो गई है। खासकर शासन के चावल में हेराफेरी या दूसरे तरह की गड़बड़ियों के मामले में सीधे मामला पुलिस में दिया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। बिलासपुर के खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम को जगदीश ट्रेडिंग कंपनी चाटेडी के फर्म में चावल का स्टॉक 1399 क्विंटल और कनकी 1108 क्विंटल उपलब्ध मिला, जिसके बाद इसकी जांच और भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें चावल का स्टॉक 1568 क्विंटल और कनकी 183 क्विंटल वास्तविक उपलब्धता से ज्यादा पाया गया। फर्म में उपलब्ध चावल के भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल व कनकी का नमूना भी लिया गया, जिसमें फर्म से लिए गए सैंपल में 1.1% FRA पाया गया, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के नीचे के श्रेणी के परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। वहीं जांच टीम को चावल में हेराफेरी के सबूत मिलने के बाद जगदीश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक रवि कुमार नागदेव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पहले भी इस तरह की कार्यवाही विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालकों के खिलाफ हुई है। जगदीश ट्रेडर में पीडीएस का चावल खरीदने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसकी गुणवत्ता परीक्षण नान ने करवाया और उसमें पता चला कि पीडीएस का चावल है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बिलासपुर के तिफरा यदुनंदन नगर में बाजार चौक हनुमान मंदिर के पीछे गली में रहने वाले 11 वर्षीय बालक राजेश राजपूत के लापता होने की बात सामने आई है। ये पूरी घटना सरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। परिजनों ने बालक की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। टीआई विजय चौधरी ने बताया कि बालक के परिजनों द्वारा पूछताछ में जानकारी दी गई कि राजेश घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है और वो कई बार इसी तरह से घर से कहीं भी चला जाता है, मगर 1-2 दिन बाद लौटकर वापस आ जाता है। इस बार 4 से 5 दिन होने के बाद भी घर वापस लौटकर नहीं आया है, जिसके बाद घर वालों ने थाने में इस बात की सूचना दी है। अब पुलिस राजेश की पतासाजी में लगी हुई है। ये 11-12 साल का एक बच्चा है जो गायब हुआ है और उसके परिजनों से हमने बात की है। उनका कहना था कि वो अक्सर पहले भी इस तरीके से कहीं चला जाता था और 1-2 दिन में घूम फिर के या शाम तक में वापस आ जाता था। और वो कबाड़ी बीनने का काम करता है और घुमंतु प्रवृत्ति का है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, ऐसा उसके घर वालों का ने जो बताया है उसके हिसाब से। तो भी हमारी टीम जो है लगातार उसकी पतासाजी कर रही है और अभी तक उसके संबंध में 1-2 जगह ऐसा जानकारी मिली थी कि वहाँ देखा गया है, लेकिन जाने पर वहाँ पे उसके बरामदगी नहीं हो पाई है। हम इसमें पता तलाश कर रहे हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।